हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए एक बार फिर से आपके लिए बायोलॉजी का पार्ट सेकंड। गाइस, आपको जैसा कि पता है बायोलॉजी शुरू हो गई है। बहुत जल्द आपके फिजिक्स का केमिस्ट्री के भी वीडियोस मिलेंगी। जो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन कर लें और साथ ही साथ आप फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। आज में जो बचे हुए मोटिवेशन थॉट लिप सबसे पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। चलो देखते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, मैंने एक ही बार में बोल दिया गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ये देखते हैं, निधि ने भेजा है, ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वह 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो पूछता ही नहीं वह जिंदगी के भर के लिए मूर्ख रहता है। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन अगर सोचो तो बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्लास में ऑफलाइन आप पढ़ते होंगे, क्या होता है, कोई बात समझ में नहीं आई तो आप यकीन मानना वो जब वहाँ पे समझ में नहीं आई तो आपके ज़िंदगी में भी समझ में नहीं है, क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं। आप क्या सोचते हो कि अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं वो मेरी मजाक बनाएंगे। मजाक से डरोगे तो कुछ नहीं करोगे, समझ रहे। एक मेरे साथ एक स्टूडेंट पढ़ता था 10th में, तो उसके पूरा क्वेश्चन हो जाता था। आपने देखा होगा एक्स वाई बहुत चलता था, मतलब 10th में तो पूरा क्वेश्चन हो जाता था, उसे समझ में नहीं आता था एक्स क्या होता है। वो जब पूरा क्वेश्चन हल हो गया उसके बाद पूछता सर ये एक्स का क्या मतलब है। तो वही चीज़ है, लेकिन वो एक्स पूछते पूछते आज उसने आईआईटी क्रॉस कर लिया, मेरे देखते हुए की बात है, समझ रहे हैं। सारे बच्चे उसकी मजाक बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ थी, वो पूछता ज़रूर था। कुछ भी नहीं समझ में आया वो पूछता ज़रूर था। ये होता है। ये आपका काजल ने भेजा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मतलब अगर आप डर गए ना तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और जिनने लड़ने वालों से लड़ाई कर ली, अपने स्ट्रगल अपने हर चीज़ से, उसके कदमों में जहान होता है। लिखते रहिए, मैं आपके लिए कंटिन्यू लाता रहूँगा। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वन पारिस्थितिक तंत्र फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे होते हैं। कैसे होते हैं? मूल उत्पादक होते हैं, मूल उपभोक्ता होते हैं, अपघटक होते हैं या उत्पादक होते हैं? मैं इसमें टाइम दे देता हूँ, थोड़ा सोचकर आंसर देना है इसका। वन पारिस्थितिक तंत्र फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हरे पौधे कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। देखो, आपका जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं ये कौन से होते हैं? आपके घास वाले, जो घास खाते हैं, खरगोश, आपका खरगोश और बकरी, भेड़, ये सब आते हैं इसमें, ठीक है। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक जैसे ही जो मूल उत्पादक होते हैं या मृत चीज़ें होती है तो उनका वो डिकम्पोज जो हो जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? अपघटक या डिकम्पोज बोला जाता है। जैसे पुरानी चीज़ें जो हैं, पुरानी चीज़ें भस्म हो गई तो वो डिकम्पोज होती रहती है, उन्हीं को अपघटक कहते हैं। लेकिन जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है इसमें हरे पौधे कैसे होते हैं? उत्पादक होते हैं, ये खुद ही उत्पादक होते हैं, खुद ही बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? इकोसिस्टम, इकोलॉजी, एटोकोलॉजी या फिर सिनोकोलॉजी, सिन इकोलॉजी? जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इकोलॉजी। आपको पता है जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों को इकोलॉजी कहते हैं। देखिए, सिनोलॉजी, सिनियोकोलॉजी क्या होता है? आपका एक विशेष प्रजाति पर खोज करना या रिसर्च करना क्या कहलाता है? सिनकोलॉजी कहता है। एटोलॉजी क्या कहलाता है? किसी किसी एक ही जाति पर किसी एक ही जाति पर अध्ययन कहलाना क्या कहलाता है? ऑटोकोलॉजी, ठीक है। आगे समझ में, किसी एक विशेष प्रजाति पर मतलब खोज करना तो वो आपका कहलाएगा सिनिकोलॉजी, और किसी जाति पर करना, एक ही जाति पर करना, तो वो आपका कहलाएगा ऑटोकोलॉजी। मतलब समझ लेना, चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्न में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? में से जो है
एजोइक, कैम्ब्रियन या फिर पैलाजोइक। तो किसमें कोई भी जीवन नहीं था, तो किसमें नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजोइक काल में आपका क्या था? जीवन नहीं था। आपका मेसोजोइक काल होता है, इसमें किसमें? ये आपका 3 उसमें डिवाइड होता है, ठीक है। किस किस में डिवाइड होता है आपका मेसोजोइक काल? मैं अभी बताऊंगा। ट्रासिक, जुरासिक और क्रेटेशियम में। और इसी काल में क्या होते हैं? आपके डायनासोर की उत्पत्ति होती है, ठीक है, याद रखना। और जीवन नहीं था तो किसमें नहीं था? आपका एजोइक काल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उत्परिवर्तन म्यूटेशन थ्योरी प्रस्तुत किया किसने किया? डार्विन ने, मेंडल ने, लैमार्क ने या डी ब्रीज ने? तो उत्परिवर्तन, इसे आप एक उससे भी जाना जाता है, इसे नव डार्विनवाद के भी नाम से जाना जाता है। कैसे? नव डार्विनवाद के नाम से भी, नव डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है उत्परिवर्तन थ्योरी को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इसका पूरा नाम क्या है? ह्यूगे डी ब्रीज ने ये थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक माइक्रोन होता है, कितना होता है एक माइक्रोन? चलो मैं बता देता हूँ, ऐसे तो एक आध को भी पता होगा, याद नहीं रहता, मतलब वैसे तो पढ़े होते हैं। ये एक माइक्रोन होता है 1/1000 mm, ठीक है, मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1/1000 mm। क्वेश्चन नंबर 6। उत्परिवर्तन म्यूटेशन का कारण है, क्या कारण है? क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन या डीएनए में परिवर्तन? तो क्या कारण है इसका? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आपका देखिए, कुछ भी म्यूटेशन होता है, परिवर्तन होता है, तो उसमें सभी कारण होते हैं, क्रोमोसोम में भी, जीन में भी और डीएनए में भी परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 7। पैलेंटियोलॉजी अध्ययन कहलाता है, किससे कहलाता है? पक्षियों का, अस्थियों का, प्राइमेट्स का या फिर जीवाश्मों का, फॉसिल्स का जिसे बोलते हैं। तो पैलेंटियोलॉजी का अध्ययन किसमें क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी है, पैलेंटियोलॉजी में पढ़ रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाश्मों का। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑर्निथियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। अस्थियों का अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8। डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? सीनोजोइक काल, पेलिजोइक काल, आर्कीजोनबाइक काल या फिर मीसोजोइक काल? अभी मैंने बताया भी था। तो डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? तो ऑप्शन डी, मीसोजोइक काल। ये किस किस में बटा हुआ था? अभी मैंने बताया था आपको किस किस में बटा हुआ था आपका मीसोजोइक काल। 3 में था आपका, ट्रेसियक, जुरासिक और एक आपका कौन सा था? क्राटेशिस। क्या था? क्रेटाशिस। याद रखा करो, इनमें से क्वेश्चन सारे बनते हैं। देखो, एग्जामिनर के कुछ भी नहीं पता होता, कहीं से भी पूछ सकता है, आपको पढ़ना सारी चीज़ें हैं। और रही बात लेवल की, तो मैं लेवल को बहुत मेंटेन करके चलता हूँ। मुझे पता है कि यहाँ तक क्वेश्चन आएगा। अब ये तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ तक क्वेश्चन आएगा, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा, तो वही लेवल लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई? प्रिम्बियन, प्रीटोरोजोइक, मीसोजोइक या फिर सीनोजोइक? तो जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो ऑप्शन ए, प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। इसमें जो आपका क्या होता है, रूढ़िविहीन, आपके रूढ़िविहीन जीव का मतलब स्टार्टिंग देखी गई, मतलब बहुत पुराने जीवों की स्टार्टिंग यहाँ पे देखी गई प्रीम्बियन काल में, ठीक है। आपका जो सीनोजोइक काल है, इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है, एक हिसाब से बंदरों की खोज देखी जाती है,
ठीक है, स्टार्टिंग ही से हो जाती है प्रीमियम काल से, लेकिन जो मेन देखा जाता है वो आपका सीनोजोइक काल से देखा जाता है मेन। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनना, आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे। चलो मैं आपका ये जो है ऑप्शन डी, मैं इसमें आपको होमोसेपियंस कर देता हूँ। ठीक है, आप देखते हैं कितने लोग सही इसका आंसर देंगे। होमोसेपियंस कर देता हूँ मैं लास्ट वाले को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्रो-मैग्नन मैन। ठीक है, आधुनिक मानव, आधुनिक मानव जो बोला जाता है आपका किसे बोला जाता है? आधुनिक मानव या होमोसेपियंस के मानव किसे बोला जाता है? नीएंडरथल मानव बोला जाता है। ठीक है, इनके पूर्वज जो थे वो कौन थे आपके? क्रो-मैग्नन मानव थे। इनके बाद ही आपके आते हैं होमोसेपियंस और नीएंडरथल मानव। ठीक है, इस वजह से मैंने होमोसेपियंस लिखा था ताकि समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? प्लेस्टोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन या फिर ओलिगोसीन? तो मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लायोसीन युग में। क्वेश्चन नंबर 12, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? क्रो-मैग्नन मानव ने, जावा मानव ने, पीकिंग मानव ने या नोवंडरथल मानव ने? चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्रो-मैग्नन मानव ने। क्वेश्चन नंबर 13, आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? चारों ऑप्शन पढ़ो और फिर आंसर देना है। आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? तो आयोडीन युक्त की नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है? थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास इवोल्यूशन ऑफ मैन कहाँ हुआ? मध्य अफ्रीका में, मध्य एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में? अब इसमें बच्चे कुछ गलत आंसर लगाएंगे पक्का। तो मानव विकास इवोल्यूशन ऑफ मैन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन बी, मध्य एशिया में। अगर पूछा जाए आपका मानव सबसे पहले कहाँ पर हुआ, कहाँ पर देखा जाए तो आपका अफ्रीका में, लेकिन विकास जो पूछा जाए तो आपका मध्य एशिया में हुआ। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? कौन सा है? ये तो ऐसे ही बता सकते हो, मानव का सबसे निकट आधुनिक मानव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गोरिल्ला, जो कि आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है। क्वेश्चन नंबर 16, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा। किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोटोलिस रोग गर्भपात कर सकता है? ठीक है, ध्यान से पढ़ना। किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोटोलिस रोग जो है गर्भपात कर सकता है? मतलब कि आपको पता है जो गर्भपात होता है वो कर सकता है, तो कौन सा कर सकता है? चारों ऑप्शन पढ़ो और फिर आंसर देना। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन समझा करो फिर आंसर दो। इस अवस्था को जो बोला जाता है वो आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस और फोटोलिस बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर, चलो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, हालांकि पूछा गया क्वेश्चन ही है और वो भी ग्रुप डी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी, RH फैक्टर प्लस और RH फैक्टर प्लस पति या फिर RH फैक्टर माइनस पत्नी। ये पली नहीं है, पत्नी है। ठीक है, याद रखना। अगर RH फैक्टर प्लस और RH फैक्टर माइनस होता है तो इनके बीच मतलब इनकी शादी हो जाती है, तो इनका जो बच्चा होगा उस पर गर्भपात कर सकता है। ठीक है,
वो बच्चा नहीं ठहरता है, क्योंकि वो ख़तरनाक बन जाता है। ठीक है, याद रखना। चलो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, RH फैक्टर होता क्या है। RH फैक्टर जो होता है आपका, एक वैज्ञानिक थे कौन कौन से आपके, लैंड स्टीनर और वीनर ने। लैंड स्टीनर और वीनर ने एक रेसिस मंकी पर, क्या है, रेसिस मंकी पर जो था वो क्या किया, खोज किया। तब से इसे RH, जिसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, तो तभी से RH फैक्टर का नाम पड़ गया। ठीक है, अपने जो इंडिया में देखिए RH फैक्टर, जो अपने इंडिया में 97% में RH फैक्टर पाया जाता है, और 3% लोग ऐसे हैं जिनमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता, जबकि यूरोप वगैरह में 85% लोग ऐसे हैं जिनमें RH फैक्टर पाया जाता है, और 15% ऐसे जिनमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता है। फॉरेन में ज़्यादातर जो है RH फैक्टर नहीं पाया जाता है, अपने इंडिया में खैर ज़्यादातर पाया जाता है। RH फैक्टर का समझ में आ गया। रेसिस मंकी पर लैंड स्टीनर और वीनर ने एक विशेष प्रकार का खोज की थी, तभी से RH फैक्टर नाम पड़ा। हालांकि इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन वो तो नहीं समझा सकते, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, कॉपर, मैग्नीशियम, Fe या फिर जिंक। ये आपका जिंक प्लस है, ठीक है, टी नहीं है, याद रखना, फिर कुछ और समझ लो। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होता है, इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी आपकी लोहा होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं कुछ आपको बता भी देता हूँ जिससे कि आपको समझ में। देखिए जो कॉपर होता है, जो प्रकाश में जो श्वसन की क्रिया होती है वो कॉपर की वजह से होती है। कॉपर की कमी से पेड़ों में, प्लांट में आपका क्या होता है, श्वसन में कमी होती है और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से पौधों में जो होता है वो डाईबैक नाम का एक क्या हो जाता है, रोग हो जाता है, याद रखना। कॉपर की कमी से पौधों में श्वसन में कमी हो जाती है और डाईबैक नामक रोग हो जाता है इसके जो स्तंभ लकड़ी में। उसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम की कमी से पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र का रोग होता है, नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करता है मैग्नीशियम। ठीक है, जिंक क्या होता है, जिंक की कमी से क्या रोग, कौन सा रोग हो जाता है, जिंक में इंसुलिन जो आपका काम करता है, वो जिंक में अगर कमी हो जाती है तो इंसुलिन जो होता है आपका गड़बड़ करता है, हार्मोन जो होता है वो सही से काम नहीं करता है। ये मैंने बहुत अंदर की डिटेल वाली क्वेश्चन बताया आपको, आ रही समझ में। क्वेश्चन नंबर 18, क्रोमोसोम्स पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है। जो जोनो नहीं है आपका, क्या है, जीनो, जो जीन्स होते हैं, ठीक है, वही है। तो गुणसूत्र पर जीनों की उपस्थिति का क्रम कैसा होता है, इजी क्वेश्चन है, बता सकते हो। तो ऑप्शन सी रेखाकार, ऐसे करके आपने देखा होगा क्रोमोसोम्स ऐसे करके लिपटे हुए आते हैं। ठीक है, तो ये रेखाकार होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ये 18 था। ए बी रुधिर बग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, किसे दिया जा सकता है, ए को, बी को, ए बी को या फिर ओ को। तो ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर किसे दिया जा सकता है, केवल सी, ए बी को दिया जा सकता है, याद रखना। इसे क्या बोला जाता है, इसे सर्व यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। सर्वग्राही ए बी समूह को क्या बोला जाता है, सर्वग्राही बोला जाता है। जबकि ग्रुप ओ को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है, ये यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। सर्वदाता ग्रुप किसे बोला जाता है, ओ को बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, ए बी जो होता है वो एंटीबॉडी बनाने का कार्य नहीं करता है, और ओ क्या होता है, ओ एंटीबॉडी का बनाने का काम करता है, लेकिन इसमें एंटीजन नहीं होता है, इसमें प्रजनन नहीं होता है। और ए बी में क्या होता है, ए बी में प्रजनन होता है, एंटीजन होता है। आगे समझ में, ये थोड़ा सा रुधिर से रिलेटेड चीज़ थी, मैंने बता दी आपको। क्वेश्चन नंबर 20, एक मैं फैक्ट बताऊँ, आपको शायद इस बारे में पता हो नहीं पता हो, कितने लोगों ने पढ़ा होगा। जो आपका एक विशेष प्रकार का ग्रुप आपको पता होगा, ए बी, और ये होता है ग्रुप आपका ए बी ओ, ए बी निगेटिव, यही ग्रुप होता है, इसके अलावा कोई ग्रुप नहीं होता है। लेकिन एक महाराष्ट्र में विशेष प्रकार के लोगों में एम एच ग्रुप पाया जाता था, इसके थोड़े फंक्शन अलग होते थे। ये अपने इंडिया में
लगभग सन 90 में खोज की गई। तो बहुत सारे लोगों में एमएच फैक्टर पाया जाता था, एमएच ग्रुप पाया जाता था। मैंने सोचा आपको बता दूं, एक ऐसे इंटरेस्टिंग था। निम्न में से सेक्स लिंक्ड ग्रेग है कौन सा है? क्षय रोग है, धनुर्जानता है, वर्धानता है, या निकट दृष्टता है। अब देखो हिंदी इंग्लिश वाले कंफ्यूज मत होना, हिंदी में अगर समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में देख लो, क्योंकि अब कोई सा भी पेपर आपका इंडिया में होता है वो क्या होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। वो अब इसी वजह से होता है ताकि दिक्कत ना हो स्टूडेंट को। तो कौन सा मतलब सेक्स लिंक्ड रोग है आपका? तो ऑप्शन सी वर्धानता, ये आपका रोग है, ग्रेग नहीं रोग है, ठीक है। गलर ब्लाइंडनेस ये आपका बचपन से ही होता है। इसके अलावा आपका हीमोफेलिया भी, वो भी सेक्स लिंक्ड रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 21, विलियम हार्वे ने किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? श्वसन, रक्त स्पंदन, या रक्त परिसंचरण, या पाचन। तो ये तो क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? ये तो अरे मैंने आंसर भी बता दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्त परिसंचरण। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की। अब होता क्या ना, इसने क्वेश्चन पढ़ने के बाद खुद ब खुद आंसर निकल जाता है। एंटीजन होते हैं एंटीबॉडी के विपरीत, एंटीबॉडी का अवशेष, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक, या एंटीबॉडी का फल। तो क्या होते हैं एंटीजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीबॉडी के निर्माण के हेतु उत्प्रेरक, ठीक है, कैटालिस्ट जिसे बोलते हैं उत्प्रेरक को। एंटीजन जो होता है वो विपरीत होता है उसके, किसके? एंटीबॉडी के। कौन सा रंग रोगाणुओं, कौन सा अंग, यही था इसमें, हाँ, निर्माण हेतु उत्प्रेरक होता है, मतलब उसके लिए काम करता है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? अभी मैंने ऊपर ये बता दिया कि एंटीबॉडी के विपरीत होता है, जबकि एंटीबॉडी के विपरीत नहीं होता, उसे बनाने का कार्य करता है, सहायक होता है एंटीजन, ठीक है, याद रखना। तो कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यकृत, ठीक है। ये रोगाणुओं का विनाश करता है। ये रोगाणुओं का विनाश कैसे करता है? यकृत में एक सेल पाया जाता है, कौन सा, याद रखना, कफर, ऐसे करके होता है, कफर सेल्स। ये एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है किसमें? यकृत में, कफर सेल। इसकी वजह से ये क्या कर देता है? रोगाणुओं से नष्ट कर देता है। अच्छा, उसके अलावा जो आपको टाउनसिल, इसी टॉन्सिल का वर्ड लिखा हुआ, टाउनसिल कहाँ पर होते हैं? टाउनसिल आपके होते हैं, आपने देखा होगा, आपके जो ये होता है फेस के नीचे को गोल गोल से होते हैं, देखे होंगे, ठीक है, आपके, अरे यार कैसे बताऊँ, गर्दन के थोड़ा सा ऊपर के लिए होते हैं टाउनसिल, जानते होंगे बहुत सारे लोग। इनकी वजह से, इनकी फूल जाने की वजह से आपको खांसी आती है। मैं इस वजह से बताना चाह रहा था, इनकी टाउनसिल फूल जाने की वजह से आपको जो खांसी आती है ना, वो टाउनसिल फूल जाने की वजह से आती है। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है, कैसा होता है? अब बताओ। इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको। मैं चाहता हूँ गाइस आपको एकदम ट्रेंड करना। मेरा मकसद आपको एक अच्छा तो स्टूडेंट बनाना है, उसके बाद ऐसा नॉलेजेबल आपको बनना है, अलग, मतलब कि अलग। मैं चाहता हूँ कि सब आप जो है अलग, कंपटीशन जो कोचिंग है ना उनसे अलग हो। मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना गाइज, ये क्वेश्चन आप किसी से पूछ के देख लेना साइंस में कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ कितने लोग आंसर दे पाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 22 + x। हालांकि 2n होता है, जो युग्मनज होता है आपका, जाइगोट होता है, ये 2n होता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो सही आंसर माना जाएगा वो n से माना जाएगा, तो आपका 22 + x हो जाएगा। वैसे 2n हो जाएगा तो आपका 22 + xx हो जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 22 + x। जिन्होंने मतलब इससे अंडाणु और बीजाणु इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी होंगी तो उन्हें पता होगा इस बारे में। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, आपने किसी में देखे होंगे 45, अगर किसी में
गुणसूत्र देखो परफेक्ट कितने होते हैं अपने में, 46, 23 जोड़ी होते हैं, 46 होना चाहिए। तो इंसान मनुष्य जो होता है वो परफेक्ट होता है, लेकिन जिसमें 45 रहते हैं और 45 प्लस एक्स होता है तो उसे क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम बोला जाता है। ठीक है, तो उसे टर्नर सिंड्रोम, क्रोमोसोम की संख्या बोली जाती है। इसमें क्या होता है, फीमेल में होता है ये। ठीक है, इसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता, स्तन ग्रंथि का अभाव रहता है और इसकी आवाज़ जो होती है वो मोटी होती है तथा जनन क्षमता नहीं होती है। आपने देखा होगा जो गंठे और बहुत गंठे से और गर्दन झुकी हुई सी होती है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि इसमें 46 गुणसूत्र पूरे नहीं होते। और फिर दूसरा होता है आपका कौन सा एक होता है जिसमें 47 पे हो जाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा हो जाता है गुणसूत्र, तो ये होता है आपका मेल में होता है। तो इसे बोला जाता है आपका क्या, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम क्रोमोसोम बोला जाता है। तो इसमें भी आवाज़ जो होती है वो मोटी हो जाती है, जनन क्षमता बढ़ जाती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं ज़्यादा क्रोमोसोम पर। तो परफेक्ट इसी वजह से आपके परफेक्ट क्रोमोसोम जो होते हैं वो 46 बोले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, टर्नर सिंड्रोम होता है एक्सो, एक्स एक्स, एक्स एक्स वाई या एक्स वाई वाई होता है। आपको उस बारे में तो पता ही होगा कि एक्स एक्स मिलता है तो फिर लड़की होती है, एक्स वाई मिलते हैं तो फिर लड़का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एक्स ओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, तो ये 26 क्या बोलता है, हीमोफीलिया रोग कैसा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, आनुवांशिकीय और आपका लिंग सहलिंग है, मतलब कि सेक्स लिंक्ड रोग भी है और आनुवांशिकी भी है आपका हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है, खून नहीं रुकता है। पिता ए रुधिर वर्ग तथा माता बी रुधिर वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव होगा। मतलब कि फादर का ए ब्लड ग्रुप है और मदर का आपका बी ब्लड ग्रुप है, तो इनकी जो मतलब सन होगी, सन या डॉटर, उनमें कौन सा रुधिर वर्ग होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी ओ ए बी चारों होंगे। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस एक यही ग्रुप ऐसा होता है जिसमें चारों ग्रुप बन सकते हैं, ए बी भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, ओ भी बन सकता है और ए बी भी। क्वेश्चन नंबर 28, श्वेत क्रांति नाम संबंधित है, किससे संबंधित है, के रंगराजन, वर्गीस कुरियन, एम एस स्वामीनाथन या जे बी नालिकर। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो ऑप्शन बी, वर्गीस कुरियन। डॉक्टर, इनके बारे में मैं एक रिपोर्ट बता देता हूँ। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो आपका अमूल आता है ना, अमूल का दूध आता है, तो अमूल के जो फाउंडर हैं वो इन्हीं को बोला जाता है। 1960 में इन्होंने अमूल की स्थापना की थी। याद रखना अमूल दूध बहुत पुराना है। ठीक है, 1960 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने इसकी शुरुआत की थी। ये क्या करते थे, अमूल का दूध का ये किसानों से डायरेक्ट दूध लेते थे और फिर अपने आप सेल करते थे और बहुत अच्छे रेटों में, लेकिन अब सिस्टम इसका थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो श्वेत क्रांति तभी से संबंधित है इनके डॉक्टर वर्गीस कुरियन से। क्वेश्चन नंबर 29, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, रीमस, लैंड स्टीनर, वीनस या लैंड स्टीनर वीनर। मैंने अभी इसके बारे में बताया भी था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, लैंड स्टीनर तथा वीनर ने एक बंदर ऐसे करके था, रेसिस और रेसिस मंकी करके, रेसिस मंकी के नामक रेसिस मंकी में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की खोज की, तभी से RH फैक्टर आता है। किसने की थी, लैंड स्टीनर एवं वीनर ने। क्वेश्चन नंबर 30, सूत्री विभाजन के बीच इस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। तो किस अवस्था में करते हैं, सूची विभाजन के बीच। सोच कर आंसर देना है इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी, एनाफेज।
चलो मैं एक चीज़ बता देता हूँ जिससे कि आपको पता लग जाएगी ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया था और क्या था इसमें, इस वजह से बताना ज़रूरी है। देखो जो आपका होता है प्रोफेज, प्रोफेज जो होता है इस अवस्था में विभाजन की शुरुआत होती है। जो आपने देखा होगा जो सूत्री विभाजन वगैरह होता है तो जो शुरुआत होती है वो प्रोफेज अवस्था में होती है, ठीक है। और जो मेटाफेज की अवस्था होती है इसमें धागे जो होते हैं तुर्क धागे, उसका निर्माण पूर्ण होता है 2 से 10 मिनट का समय लगता है। और आपका टेलीफोज या प्रोफेज टेलीफोज ये प्रोफेज का उल्टा होता है। आपका जो टेलीफेज है ये प्रोफेज का उल्टा होता है, इतना याद रखना। बाकी आपका जो ध्रुवों की विपरीत गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं वो आपके एनाफेज करते हैं, एनाफेज गुणसूत्र करते हैं। अब मैंने बता दिया आपको, ऐसे तो मुझे पता है जिन लोगों का पढ़ा हुआ होगा उन्हीं को समझ में आता होगा, क्योंकि मैं तो ऐसी शॉर्टेज में बता रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों का पढ़ा हुआ होगा उन्हें समझ में आता होगा। अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो वो आपका सूत्री विभाजन और ये आपका कौन कौन से हार्मोन होते हैं नहीं होते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ लो। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आप जो है टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन कर लें। घर पर रहें, सेफ रहें। ओके बाय, ठीक है। ओके बाय एवरीवन। मोटिवेशनल थॉट लिखना, मैं 1 बाय 1 लेकर ज़रूर आऊँगा। घर पर रहें, सेफ रहें। बाय एवरीवन।